नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण एवं बेहद रुचिकर टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। महाद्वीप आज जिस रूप में नजर आ रहे हैं, क्या हमेशा से वो इसी रूप में मौजूद थे? जाहिर है इसका उत्तर होगा नहीं, और इसी तथ्य ने भूगर्भवेत्ताओं को खोज और अन्वेषण के लिए प्रेरित किया। इस दिशा में सबसे पहला कार्य हमारे ज्ञात इतिहास में डच कार्टोग्राफर अब्राहम आर्टेलियस ने किया। अब्राहम आर्टेलियस ने 1585 ईस्वी में इस बात की संभावना व्यक्त की कि अतीत में यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। पुनः 1898 ईस्वी में अंटोनियो स्नाइडर ने एक मानचित्र प्रकाशित किया। इस मानचित्र में उन्होंने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को आपस में जुड़ा हुआ दर्शाया। पुनः आगे चलकर अमेरिकी भूगर्भवेत्ता एफ.बी. टेलर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के क्रम में यह बताने की चेष्टा की कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति महाद्वीपों के विस्थापन के फलस्वरूप हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पश्चिम की तरफ विस्थापन के फलस्वरूप रॉकी और एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, तो वहीं यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के मूवमेंट के फलस्वरूप हिमालय, आल्प्स और एटलस जैसी पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई। टेलर महोदय ने महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक ज्वारीय बल को बताया, लेकिन टेलर महोदय में उस स्तर का कमिटमेंट नहीं था। वह अपनी इस अवधारणा को, अपनी संकल्पना को अधिक विस्तार नहीं दे सके, उसे प्रमाण नहीं द्वारा पुष्ट नहीं कर सके। तब 2 वर्ष बाद 1912 ईस्वी में जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर साहब ने जलवायु परिवर्तन की व्याख्या के क्रम में महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने अन्वेषण के दरमियान पाया कि एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की जलवायु के चिन्ह मिलते हैं, और उन्होंने तब कहा कि ऐसा 2 कारणों से हुआ हो सकता है। या तो पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अभी तक इसका कोई प्रमाण भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस विचार को उन्होंने पहले खारिज कर दिया। एक दूसरी संभावना उन्होंने व्यक्त की कि ठीक है, जब ऐसा नहीं हुआ है तो संभव है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ हो। और फिर उन्होंने आगे कहा कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व आज के जितने महाद्वीप हैं वो सभी आपस में एकजुट थे, और उस एकजुट महाद्वीप का नाम इन्होंने पैंजिया दिया ना। इन्होंने आगे बताया कि इस पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, एकमात्र महासागर, उसका नाम था पैंथलासा। इस पैंजिया में सबसे पहले कार्बोनिफेरस काल में विखंडन हुआ और यह 2 भागों में विभक्त हो गया।
उत्तरी भाग कहलाया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। और बीच में एक छिछली जल राशि ना बन गई, छिछला समुद्र बन गया, जिसे उन्होंने टेथिस सागर कहा। आगे चलकर क्रमशः इन महाद्वीपों का पुनः विखंडन हुआ, विस्थापन हुआ। इस लॉरेशिया से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका अस्तित्व में आए। तो गोंडवाना लैंड के विखंडन के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका अस्तित्व में आए और अंततोगत्वा महाद्वीपों तथा महासागरों का वितरण इस स्वरूप में हो गया। पुनः आगे चलकर फिर उन्होंने यह भी बताया कि महाद्वीपों का यह विस्थापन क्यों हुआ, है ना। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, और इस व्याख्या के क्रम में इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का जो यह विस्थापन हुआ है ना, वह दो बलों के प्रभाव में हुआ है। एक तो बल था टाइडल बल, है ना, ज्वारीय बल। इस ज्वारीय बल के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की तरफ विस्थापन हुआ। इस ज्वारीय बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक थे सूर्य और चंद्रमा। जिस तरह से हम समुद्र के किनारे जाएं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हाई टाइड की स्थिति देखें, कुछ उसी तरह की स्थिति यहां पर पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य ने उत्पन्न की। फलतः महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। एक दूसरा बल उन्होंने बताया, वह था पोलर फिलिंग फोर्स। पोलर फिलिंग फोर्स के प्रभाव में आकर यूरेशिया, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि का विस्थापन हुआ। यह पोलर फिलिंग फोर्स है क्या? पोलर फिलिंग फोर्स, इसे उत्प्लावन बल की संज्ञा भी देते हैं। यह आखिर है क्या? दरअसल उन्होंने यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है और गोलाकार होने की वजह से बीचों बीच इसकी गति, और यह घूर्णनशील भी है, तो इसकी गति सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर हो जाती है। और जिस तरह से भंवर को हम देखते हैं, भंवर के केंद्र में सर्वाधिक तीव्र गति होती है और चारों तरफ से जल राशियां भंवर की ओर झपटती हैं। ठीक वही स्थिति विषुवत रेखा के संदर्भ में भी हुआ, है ना। यहां पर सर्वाधिक गति होने के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति होने के कारण ध्रुवों से जो महाद्वीप है वह विषुवत रेखा की तरफ स्थानांतरित होते गए। इन दो आधारभूत बलों के कारण वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। वेगनर साहब यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी इस संकल्पना के पक्ष में बहुत सारे प्रमाण भी दिया, जिसमें ज्यामितीय समानता की बात की उन्होंने कहा कि यदि हम अफ्रीका और अमेरिका के तटों को मिलाते हैं तो उनमें एक प्रकार की समानता दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से भूगर्भिक समानताओं की भी बात की, पुनः जीवाश्म संबंधी साक्ष्यों की चर्चा की, फिर पैलियोक्लाइमेटिक साक्ष्य पर भी उन्होंने बात की। एक एक करके हम इन साक्ष्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वेगनर साहब ने कहा कि जिस तरह से जो एक पजल होता है ना, उसी तरह का एक पजल हम पृथ्वी के संदर्भ में भी, महाद्वीपों के संदर्भ में भी देखते हैं। यदि हम
अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में मिलाएं तो वो एक दूसरे को जकड़े हुए प्रतीत होंगे। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका यूरेशिया को जकड़ा हुआ प्रतीत होगा। अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे में गुथे हुए दिखाई पड़ेंगे। अगला जो है उन्होंने प्रमाण दिया कि यदि हम यहां पर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के चट्टानों की संरचना को देखें तो उनमें समानता पाई जाती है और दोनों लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि इनके बीच में कभी कोई महासागर नहीं रहा होगा, ये दोनों आपस में एकजुट रहे होंगे। पुनः इन्होंने उत्तरी अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में भी कहा कि हम जब न्यूफाउंडलैंड, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र की चट्टानों को देखते हैं तो इनमें समानता पाई जाती है और यह एक ही कालखंड के हैं। इसके आगे पुनः इन्होंने कुछ और बात की। उन्होंने इन महाद्वीपों को में जीवाश्म संबंधी साक्ष्य भी खोजे। गोंडवाना लैंड के ये जो महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, इसमें इन्होंने ग्लेसोप्टेरिस नामक एक वनस्पति का साक्ष्य पाया। इससे भी प्रमाणित हुआ कि कभी न कभी ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ एक और जीव का जीवाश्म इन्होंने पाया, वह था लेमूर। लेमूर के जीवाश्म भारत, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ओग्रा में पाए गए हैं। इससे भी स्पष्ट हुआ कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। पुनः आगे चलकर उन्होंने पूरा जलवायु काल में ये हिमानीकरण के प्रमाण को भी खोज लिया, है ना। इन्होंने बताया कि यदि हम सभी महाद्वीपों का अध्ययन करें तो हम कार्बोनिफेरस काल के जो कोयले हैं, है ना, उनका प्रमाण पाते हैं। उनमें रूस के भी शीतल प्रदेशों में कोयले के चिन्ह हैं, का भंडार है। यूके में भी कोयले का भंडार पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता क्योंकि उन्होंने सारे कोयले का निष्कर्षण कर लिया, निकाल लिया वहां से। अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर कोयले का खदान है, भंडार है। एक चीज जानने योग्य है कि कोयले का निक्षेपण का निर्माण तभी हो सकता है जब उस किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनस्पति मौजूद हो और उन वनस्पतियों का नीचे दबना हुआ हो और उसकी वजह से कोयले का निर्माण हुआ हो। और ऐसी स्थिति विषुवत रेखीय प्रदेशों में ही उत्पन्न हो सकती है। आज रूस जिस क्षेत्र में है उसे हम जान रहे हैं, विषुवत रेखा से कोसों दूर है ना। अमेरिका की स्थिति हम जान रहे हैं, हम यूके की स्थिति जान रहे हैं। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि आपस में कभी ना कभी ये जुड़े हुए थे ना, और बहुत दूर नहीं, कार्बोनिफेरस काल में जुड़े हुए थे। इनकी जो अक्षांशीय स्थिति थी उसमें भी परिवर्तन आया। इसके साथ साथ पूरा हिमानीकरण के और भी निशान इन्होंने खोज डाले। जैसे इन्होंने केरल के कुछ क्षेत्रों में, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर के द्वारा खुरचन, उनके प्रवाह के फलस्वरूप जो खुरचन उत्पन्न होता है उसके चिन्ह पाए।
और इस आधार पर भी कहा गया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। फिर बाद में हिमनद के प्रवाह के फलस्वरूप जो टीलाइट निक्षेप होता है वह अफ्रीका में, प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिणी अमेरिका में भी पाए गए। इन सब आधारों पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये सभी भूखंड कभी न कभी आपस में एकजुट थे। उन्होंने वर्तमान में जो विभिन्न विवर्तनिक घटनाएं हैं, भूविन्यास हैं, उनको भी समझाने की चेष्टा की अपने सिद्धांत के माध्यम से। उन्होंने बताया कि आज जो वलित पर्वत हैं, चाहे वह रॉकी हो, एंडीज हो, चाहे वह एटलस हो, आल्प्स हो या हिमालय हो, यह सभी महाद्वीपों के संचलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। उनका कहना था कि महाद्वीपों का जब संचलन हुआ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का, तो उनके पश्चिम की तरफ संचलन के फलस्वरूप सियाल में की गति में सीमा द्वारा एक अवरोध उत्पन्न हुआ और उस अवरोध के कारण किनारे का भूभाग संकुचित हुआ और रॉकी एवं एंडीज जैसे वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से जब यूरेशिया, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत में मूवमेंट हुआ तो हिमालय, आल्प्स और एटलस जैसी वलित पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई। फिर जो द्वीप श्रृंखलाएं हैं, द्वीपीय चाप हैं, है ना, आइलैंड आर्क्स हैं, उनकी उत्पत्ति की व्याख्या भी इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से की। इन्होंने बताया कि जब महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा था तो उसके कुछ अंश पीछे छूट गए और वही द्वीप के रूप में आज मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति की व्याख्या भी अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि जब सियाल सीमा पर प्रवाहित हो रहा था तो सीमा के द्वारा अवरोध उत्पन्न हुआ और उसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब सीमा द्वारा अवरोध की तीव्रता अधिक होती है तो उनमें घर्षण बल कार्य करता है और उसके फलस्वरूप ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। वेगनर साहब ने इतनी बातें कह दी। अपने जीवन काल में वह इसमें लगातार संशोधन करते रहे, कुछ नई बातों को जोड़ते रहे। लेकिन वेगनर साहब के सिद्धांत की आलोचना भी कई आधारों पर की गई। इसमें सबसे पहला आधार था जो महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी जिन दो बलों की उन्होंने कल्पना की, वह सबसे पहला आधार था। इन्होंने यह बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक गति होने के कारण महाद्वीप विषुवत रेखा की तरफ आने लगे। इस प्रकार की बल की कल्पना करना अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। इस स्तर की गति उत्पन्न हो जाए, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसे फिजिसिस्ट ने भी नकार दिया है, भौतिकी विज्ञानियों ने भी नकार दिया है। इस तरह की चीज नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिस ज्वारीय बल की कल्पना की वह भी प्रामाणिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। दरअसल जिस ज्वारीय बल की उन्होंने कल्पना की और उसके आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपों का विस्थापन बताया, उस ज्वारीय बल की उत्पत्ति के लिए वर्तमान ज्वारीय बल से लगभग 10,000 करोड़ गुना अधिक ज्वारीय बल की आवश्यकता होगी और इतने में तो पृथ्वी की गति ही रुक जाएगी। तो ये बल संबंधी अवधारणाएं बाद में खारिज कर दी गई।
है ना। दूसरी बात यह कि वेगनर महोदय की आलोचना एक और जिग्सॉ फिट के आधार पर भी की जाती है। इन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ भूगर्भवेत्ताओं ने कहा कि हजारों एकड़ जो दक्षिण अमेरिका की जमीन है वह अफ्रीका में समा नहीं पाती, तो यह अतिरिक्त भूमि कहां गई, कहां से आई। दूसरी बात, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के तट भी आपस में एक दूसरे से मिलते हुए नहीं प्रतीत होते। यहां पर यह चीज ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1964 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बुलार्ड महोदय। बुलार्ड ने अटलांटिक के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों के सैंपल को लिया, उसे कंप्यूटर में डाला, तो यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अतीत में कभी न कभी ये दोनों तट आपस में जुड़े हुए थे। दूसरी बात, यूरोप के तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट तथा अमेरिका के पूर्वी तट में हिमानी की क्रिया के कारण पर्याप्त जो है अपरदन हुआ है। फलतः यह प्रतीत हो सकता है कि वह आपस में जुड़ते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। तो जिग्सॉ फिट के आधार पर जो आलोचना की जाती है वह आलोचना के लिए आलोचना है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने इतनी प्रगतिशील अवधारणा देने के बावजूद उस स्तर की मान्यता वो नहीं प्राप्त कर सके अपने समकालीन विश्व में। इसके पीछे जो एक और रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था, वह यह था कि उस वक्त का जो विश्व था दो भागों में विभक्त था। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। वेगनर साहब जर्मनी के रहने वाले थे और जाहिर सी बात है उनको यूके, यूएसए के भूवैज्ञानिकों द्वारा उस स्तर की स्वीकृति नहीं मिलती और नहीं भी मिली। दूसरी बात यह कि वेगनर साहब मूलतः जलवायुवेत्ता थे और उन्होंने भूगर्भ के क्षेत्र में कार्य किया। तो भूगर्भवेत्ताओं को का ईगो हर्ट हुआ कि भला हमारे डोमेन में कैसे इंट्रूड कर सकता है, कैसे घुस सकता है। तो इस आधार पर भी आलोचना की गई, है ना। तीसरी बात यह कि वेगनर साहब का जो शोध कार्य था वह मूलतः जर्मन में था, जो शेष विश्व के लिए एक प्रकार से दुरूह था। तो जितनी आलोचना होनी थी उनकी वो हुई, है ना। जीवन काल में अपने वह उस स्तर की मान्यता नहीं पा सके, लेकिन बाद के वर्षों में उन्हें बेहद मान्यता मिली, बहुत बड़े स्तर पर मान्यता मिली। दरअसल वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसने खोज और अन्वेषण के लिए एक नए द्वार खोल दिए और बाद के वर्षों में होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इन सभी सिद्धांतों की एक निष्पत्ति थी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। भले ही बल संबंधी जो कारक थे उसको लेकर वेगनर महोदय की सीमाएं थीं, लेकिन वह अपनी अवधारणा को लेकर बिल्कुल सही प्रमाणित हुए। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम फिर अगले सेशन में, जिसमें किसी नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं।